नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर भागलपुर से आपको बताएं, जहां बरारी थाना क्षेत्र में रेस्टोरेंट के पीछे मकान में आग लग गई है और देखते ही देखते आग ने रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही घंटों में रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट के पीछे 6 घर जलकर राख हो गए। रेस्टोरेंट गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के बेटे का है। वहीं विधायक पुत्र का आरोप है कि कुछ दिन पहले लाल बहादुर शास्त्री नामक व्यक्ति से जमीन को लेकर विवाद हुआ था और उन्हीं लोगों ने रेस्टोरेंट में आग लगाई है। अग्निशमन की 4 गाड़ियों ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आग लगने से 50 लाख से भी ज्यादा की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह तरीके से लगी है और यही वजह है कि इसने अपनी चपेट में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 6 घरों को ले लिया और लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। दरअसल जमीन विवाद में आग लगाने का आरोप लग रहा है और दमकल की टीम ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। भागलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में ये तस्वीर देख लीजिए, जहां पर रेस्टोरेंट में आग लग गई और रेस्टोरेंट के पीछे तमाम जो घर मौजूद थे उसमें भी आग लग गई है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। जमीन विवाद में आग लगाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। आरोप ये लग रहे हैं कि जमीन विवाद को लेकर कहासुनी हुई और इसी के तहत गुस्से में आकर, आक्रोश में आकर इस अगलगी की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल ये गोपाल मंडल के पुत्र यानी कि विधायक पुत्र का आरोप यही है कि कुछ दिन पहले लाल बहादुर शास्त्री नामक व्यक्ति से जमीन को लेकर उनके बीच विवाद हुआ था और शायद उन्हीं लोगों ने रेस्टोरेंट में आग लगाई है। अग्निशमन की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। भागलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। भागलपुर में आग का कहर देखिए। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में ये अगलगी की घटना घटी है, जहां पर रेस्टोरेंट के पीछे मकान में आग लग गई और देखते ही देखते आग काफी भयावह तरीके से रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में तो लिया ही और कुछ ही घंटों में रेस्टोरेंट और उसके पीछे 6 घर जलकर राख हो गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र की, जहां पर रेस्टोरेंट में आग लग गई और इसके अलावा इसने 6 घरों को अपनी चपेट में लिया। 50 लाख से भी ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ है। मेरे 5 बजे हमको मिली थी, उस टाइम आग लग चुका था। हाँ। और हाल में ही 1 दिन पहले मेरे घर के पीछे वहाँ भी आग लगा हुआ था और सूचना के अनुसार कोई लगाया था वहाँ आग, लेकिन उसको उतना ध्यान नहीं दिया। मगर यहाँ पे आज सवेरे लगभग 4 बजे के आसपास कोई आग लगा दिया गया और सुनने में आ रहा है हमारे दादा समान लाल बहादुर शास्त्री और उनके बेटा उन्हीं लोग का किया हुआ है, वही लोग आग लगाया है। और पूर्वी चंपारण से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां शराब तस्करों का तांडव एक बार फिर देखने को मिला। जहरीली शराब कांड के बीच गोली मारी गई और पुलिस के इन्फॉर्मर को गोली मारी गई है। मोतिहारी के निजी अस्पताल में फिलहाल वो भर्ती है। ढाका का रहने वाला है शंभू पासवान और कार्रवाई से पहले तस्करों ने उन्हें गोली मारी। नेपाल से शराब आने की उन्हें सूचना मिली थी और शराब के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में पुलिस इन्फॉर्मर जुटे हुए थे और इसी बीच गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। एसपी ने कहा कि इस पूरे मामले की सघनता के साथ जांच की जा रही है। तो पूर्वी चंपारण से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहरीली शराब कांड के बीच में ये बड़ी कार्रवाई एक तरफ से जहां उत्पाद विभाग की तरफ से की जानी थी, इसी दौरान तस्करों ने ये बड़ा हमला कर दिया है। अब्दुल्ला चमदार है, 2 बजे 2:30 बजे के लपेट में फोन किए कि शंभू चलना है जाकर पकड़ने। तुरंत हम गाड़ी लेकर के निकले हैं, तभी उसी जगह वो खड़ा था। तो उसके बाद भी क्या किया है कि जब पहुंच रहे उसके नज़दीक में, तभी क्या किया कि फायर कर दिया है। वो फायर किया, मोटरसाइकिल हमारा गिर गया उसी जगह। हम दौड़ करके क्या किया, गली में भागने लगे। भाग करके गया घर, हल्ला किए तो देख रहा है मेरा ब्लीडिंग हो रहा है। यही बात है। कौन लोग था वो लोग? सर बदमाश है। किस टाइप का? शराब तस्करी या क्रिमिनल? क्रिमिनल भी है, शराब तस्करी भी करता है वो सब। अच्छा। आप थाना के क्या जी? अब एसपीओ पे काम करते हैं। सर महुआ थाना में गोली मारा गया एसपीओ। इस संबंध में सत्यापन कराया जा रहा है और उसने भी सम्मत करवाया।
और खबर मुंगेर से, जहां बरियारपुर थाना पुलिस ने ऊभी भीवन वर्षा गांव के पास अमजर पहाड़ की तराई में छापेमारी की और शराब निर्माण कर रही 10 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। साथ ही 50 टीन महुआ को भी नष्ट किया गया। पुलिस ने मौके से 180 लीटर देसी शराब बरामद की है। वहीं 2 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ गुप्त सूचना पर रतनपुर मोड़ पर 15 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। और बयान में शुरू जातीय गणना का मुद्दा क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। जेडीयू से लेकर महागठबंधन के दूसरे सहयोगी इस मुद्दे का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की बात कही है। वहीं बीजेपी ने इसी मुद्दे के बहाने निशाना साधा है। पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की अगुवाई में बिहार में जातिगत गणना शुरू हो गई है। गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़, अपराध, पलायन, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन जैसी समस्याओं को दूर करने की बात छोड़ अब राज्य में किस जाति के लोगों की संख्या कितनी है, इसकी डायरी बनाने के लिए राज्य सरकार 500 करोड़ के बजट से जातीय गणना करा रही है। चूंकि लक्ष्य 2024 है और ऐसे में महागठबंधन के नेता एक सुर में और साफ शब्दों में ये कहना नहीं भूल रहे कि 2024 में इससे बड़ा कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। ये तो भाजपा के लोग जो केंद्र में बैठे हैं, केंद्र सरकार को जातीय जनगणना कराना चाहिए। उन्होंने मुंह फेर लिया तो हमारे नेता ने अपने संसाधन के माध्यम से यहाँ बिहार में शुरू किया और जब शुरू किया तो इसको देखा देखी से अन्य राज्य भी इसको और लोग जो इसको पसंद किए। बिहार सरकार जातीय जनगणना करा रही है तो सामाजिक न्याय को और सशक्तिकरण को ये बल मिलता है, इसलिए आदरणीय खड़गे जी ने ये मांग की है। अलग अलग वर्ग के लोगों को, क्लास के लोगों को उनका अधिकार देने की जब बात आती है तो भाजपा विरोध क्यों करती है, ये मुद्दा होगा सर। जाहिर है बिहार में महागठबंधन की सरकार के लिए ये सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जिसे वो किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसे पता है कि कैसे 2015 में जाति की राजनीति का फायदा मिला था। बीजेपी हालांकि ये कह रही है कि जातिगत गणना का मुकाबला पीएम मोदी से नहीं हो सकता, तो सियासत के जानकार इससे फर्क पड़ने की बात कह रहे हैं। अभी जो बातें हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ और हानि की दृष्टि से इसको देखा जा रहा है। तो इसका लाभ होगा कि पिछड़ों को गोलबंद करना, तो कुल मिलाजुला कर जातीय आधार बनेगा, तो इससे जो जाति की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं इसकी खेती करेंगी। अब जदयू और राजद के लोग जाति का टोटका इस्तेमाल करके राजनीति कर रहे हैं और ये जाति जनगणना क्या राजनीति के मकसद से ये कर रहे हैं? इनके टोटके से कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो खुद अति पिछड़ा समाज के हमारे नेता हैं, उन्होंने देश में जो भी ओबीसी समाज के लिए किया है, देश की आजादी के बाद और मंडल कमीशन लागू करने के बाद सबसे बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं। बहरहाल सियासत गर्म है जाति की राजनीति की, जिसके लिए बिहार जाना जाता है। अब जाति वाली सियासत 2024 और 25 के चुनावों में कितनी असरदार साबित होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वहीं बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने जातीय गणना को लेकर कहा कि अब ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। जातीय गणना की शुरुआत के साथ ही देश भर में इसकी चर्चा की जा रही है। जातीय गणना के पक्ष में बोलते हुए विजय चौधरी ने कहा कि कई राज्यों की सरकारें आज बिहार सरकार के संपर्क में हैं। वो जातीय गणना से जुड़ी प्रक्रिया को समझने के लिए संपर्क कर रही है। सरकार और हम सभी बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है कि
न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित गणना एक मुद्दा बन चुका है, बल्कि इस देश के अनेक प्रदेशों ने, अनेक प्रदेश की राज्य सरकारों ने बिहार सरकार से संपर्क किया है। इसका मेथडोलॉजी, मोडेलिटी, मतलब इसकी प्रक्रिया, इसका तरीका समझने के लिए वो लोग संपर्क कर रहे हैं और आज ये राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बात आ रही है। वहीं जहरीली शराब से मौत पर परिजनों को 4 लाख रुपए की मुआवजे को पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नाकाफी बताया। सुधाकर सिंह ने कहा कि 4 लाख का मुआवजा समाधान नहीं है। सुधाकर सिंह ने शराबबंदी की समीक्षा की मांग की है, साथ ही जहरीली शराब से हो रही मौतों को नरसंहार बताया है। बधाई दूं, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन 4 लाख समाधान भी नहीं है। वो एक हमने मांग किया था, मैं ही, आप याद करिए, जब छपरा और गोपालगंज में जब जहरीली शराब से मौत हुई थी तो विधानसभा का सत्र था, मैंने मांग किया था कि तत्काल और फौरी राहत के तौर पे आपदा माना जाए इसको और पीड़ित परिवार के लोगों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाए। लेकिन ये समाधान है नहीं। समाधान है कि पूरी दारू शराबबंदी को एक समीक्षा करने की आवश्यकता है। उस सभी मैंने कहा था कि 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग बनाया जाए जो सिटिंग जज के नेतृत्व में, और समाधान दिया जाए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में दरभंगा वासियों को तोहफा मिला है। दरभंगा एम्स के लिए जमीन को मंजूरी मिल गई है। दरभंगा एम्स के लिए जमीन के समतलीकरण के लिए 309 करोड़ 29,59,000 रुपए खर्च करने की स्वीकृति मिल गई है। 189 एकड़ में बनने वाले दरभंगा एम्स के लिए 3 अरब से अधिक की राशि की खर्च की अनुमति मिली है। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में 11 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई। दरभंगा में राज्य सरकार ने एम्स के लिए, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए भूमि बहादुरपुर अंचल में एकमी शोभन बाईपास सड़क में विभिन्न खेसरा में 189.17 एकड़ में भूखंड में आवश्यकता अनुसार मिट्टी भराई का सैंक्शन किया। मिट्टी भराई और उसका बाउंड्री और उसका आधारभूत संरचना, इसके लिए 3 अरब 9 करोड़ 29,59,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। यह जो जमीन है वो सड़क से थोड़ी नीची है, जिस कारण से इसको मिट्टी भराई और बाउंड्री वॉल इसको करेंगे। तत्पश्चात यहाँ पर ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा जो प्रस्तावित है उसका निर्माण किया जाएगा। और दरभंगा एम्स के लिए जमीन की समतलीकरण के लिए 309 करोड़ 29,59,000 रुपए खर्च करने की स्वीकृति मिलने पर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने खुशी व्यक्त की है। दरअसल संजय झा काफी लंबे वक्त से दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए प्रयासरत थे। कैबिनेट से राशि मंजूर होने के बाद अब इस परियोजना को और भी तेज गति मिलेगी। और इधर बिहार में आसमान से बरसती आग और लू के अलर्ट के बीच पटना में स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। हीट वेव को देखते हुए डीएम ने सभी स्कूलों को सुबह 10:45 तक कक्षा चलाने का आदेश जारी किया है, यानी कि 11:15 बजे के बाद स्कूलों में कक्षा का संचालन नहीं किया जाएगा। डीएम का यह आदेश पटना जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ ही प्री प्राइमरी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों पर लागू होगा। और इसी बीच रोहतास से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां पटना के बाद रोहतास के डीईओ का फरमान सामने आया है। डीईओ संजीव कुमार ने फरमान जारी किया है। जनगणना ड्यूटी वाले शिक्षक कभी भी स्कूल आ सकते हैं, कभी भी आकर आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। सीनियर क्लास के बच्चे जूनियर की क्लास लेंगे, स्कूल के मॉनिटर भी बच्चों का क्लास ले सकेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रोहतास से, ये बड़ी खबर। डीईओ ने फरमान जारी किया है। वैसे शिक्षकों के लिए जो जातीय गणना में जिनकी ड्यूटी लगी है वो कभी भी आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। और इस बीच जब शिक्षक स्कूल में मौजूद नहीं होंगे उस दौरान जो सीनियर बच्चे हैं वो जूनियर बच्चों की क्लास लेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे। यहां तक कि स्कूल के मॉनिटर भी बच्चों की क्लास ले सकते हैं। तो रोहतास से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
और बिहार में बढ़ती गर्मी के साथ ही मुजफ्फरपुर में एईएस का खतरा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। इस साल अब तक एईएस की 11 मरीजों की पहचान हो चुकी है, जिसमें 9 मुजफ्फरपुर के और 2 अन्य अलग जिले के बताए जा रहे हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए सदर अस्पताल में एईएस वार्ड बनाया गया, लेकिन बिजली की आंख मिचौली की वजह से इस वार्ड का हाल बहुत बुरा है। बिजली कटने और अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से काफी देर तक ये वार्ड अंधेरे में डूब जाता है। एईएस वार्ड का जायजा लिया संवाददाता प्रियंक सौरभ ने। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में हैं और आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, तो खासकर मुजफ्फरपुर में एईएस का खतरा जो है वह बढ़ता जा रहा है। लेकिन मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल की यह तस्वीर देखिए, स्पेशल जो एईएस वार्ड बनाया गया है वहां पर किस तरीके से अंधेरा पूरा है, क्योंकि यहाँ पर लाइट कट गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लाइट कटने के बाद जो है वह किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है, एकदम अंधेरा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए जिस तरीके से स्थिति खराब हुई है, जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, तो अगर मरीजों की संख्या बढ़ जाए, बच्चे अगर यहाँ पे भर्ती कराए जाए, तो कैसे यहाँ पर इलाज होगा। लाइट कटी हुई है, ऐसे में क्या कुछ हो सकता है। आपको अंदर की भी तस्वीर दिखा दे, खिड़की से रोशनी आ रही है जिससे ये तस्वीर, लेकिन लाइट जो है वह काफी देर से यहाँ पर नहीं है। एईएस को लेकर तमाम व्यवस्थाएं तो हालांकि जिले में की गई है, लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि ऐसे जब आईसीयू जो बनाए गए हैं एईएस को लेकर, वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, बार बार लाइट कट रही है, तो ऐसे में अब देख सकते हैं किस तरीके से लाइट आया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है कि ऑप्शनल कुछ व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। ऐसे में कितना खतरा हो सकता है। मुजफ्फरपुर में एईएस का मामला जो है वह अब बढ़ने लगा है। फिलहाल 11 मामले आ चुके हैं, 9 मुजफ्फरपुर जिले के, 2 अन्य जिलों के। और एक बार फिर से देख सकते हैं किस तरीके से लाइट कटता है, आता है, और यही समस्याएं जो है वह लगातार चलती है, लेकिन इसको लेकर किसी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं नहीं की जा रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में उस वक्त अजीब सी स्थिति पैदा हो गई जब शराब के नशे में धुत एक मरीज इलाज कराने के लिए पहुंच आया। महिला स्टाफ से बदतमीजी करने लगा। नशे में धुत व्यक्ति ने ओपीडी में हंगामा किया और मौके पर मौजूद नर्स ने उसे शांत कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो गाली गलौज पर उतर आया, जिसके बाद अस्पताल की सुरक्षा कर्मियों की मदद से उसे पकड़ लिया गया है। पर्ची कटाया, उनको दिया। मैडम के सामने जब पर्ची गया तो मेरा नाम बोले, मैंने वहां गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने दारू पिया? नहीं मैडम सॉरी, हमने गुटखा खाया। बस यही बात के लिए हमारा पर्ची हटा दी। महिला भी बोली है और हम भी बोले कि इतना आप पी के आए हैं, थोड़ा साइड हो जाइए, ले लेते हैं तो फिर आपका भी वाइटल लेंगे। इतने में वो ये जो स्टूडेंट हमारे साथ थी वो उसको कुछ शब्द बोला, तो हम बोले आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। साथ से यहाँ से पुर्जा हम लोग से खींचा है, बहुत गंदा गंदा गाली देने लगा। इतना गंदा गाली दे रहा था कि हम लोग शर्म से फिर हम कुछ बोल नहीं पाए उसको। और इतने में वो गमछा खींचते हुए बाहर में भागने लगा। और आइए अब बिहार के मौसम का मिजाज जानते हैं। बिहार के 10 बड़े शहरों में आज सुबह 7 बजे दर्ज तापमान पर एक नजर डाल लेते हैं। राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 31 दर्ज किया गया है। इसके अलावा गया में 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम 25। मुजफ्फरपुर में 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। पूर्णिया में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। दरभंगा में 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और न्यूनतम 26। आरा में 31 दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। बक्सर में 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। सासाराम में 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। सिवान में 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 27 डिग्री न्यूनतम तापमान। गोपालगंज में 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 27 है न्यूनतम तापमान।
आरा में 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और न्यूनतम 28। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।